नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो तो क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता हुआ दिख रहा है अमेरिका की एंट्री के बाद से। उसमें जिस तरीके से बैठक हुई यूएनएससी की और वहां पर रूस, चीन और बाकी देशों ने जिस तरीके से विरोध किया है अमेरिका का, और साथ में अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से विरोध शुरू हो रहा है, तो इस हिसाब से हम देखें तो अभी ये युद्ध दो देशों के बीच ना रह करके क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। उधर ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जो है वो स्ट्रेट ऑफ जो हार्मूज है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। सब जगह से प्रस्ताव पास करा के उन्होंने ये आदेश जारी करा दिया है। अब समस्या ये है कि वो जगह चूंकि महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से भी, यूके के लिहाज से, दुनिया के तमाम देशों के लिहाज से, क्योंकि 20% से ज्यादा तेल और गैस का यातायात वहां से होता है। ऐसे में अब हम इस परिस्थिति को किधर जाता हुआ देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, किसकी किसकी बढ़ेंगी, क्या कुछ होने जा रहा है, क्यों ईरान इतना जोर दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर। क्या वास्तव में उसके बंद होते ही पूरी दुनिया पर संकट बड़ा हो जाएगा, बड़ा संकट छाएगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस सारे मसले पे चर्चा करने से पहले दर्शकों को बिल्कुल साधारण भाषा में इस पूरे खेल का महत्व समझाना ज्यादा जरूरी होगा, उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, हार्मूज की खाड़ी जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो उसको जोड़ती है। एक ये बहुत ही संकरा सा रास्ता है, जल मार्ग है, और इससे दुनिया की जो कुल तेल आपूर्ति है पूरी दुनिया की, उसका 20% हर रोज होकर गुजरता है। और इसको अगर नंबर्स की टर्म्स में करो आप, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में, 500 मिलियन बैरल तेल हर रोज, कच्चा तेल इससे गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छोटे से संकरे रास्ते की जो इन दोनों को जोड़ता है उसका कितना महत्व है। और जैसे ही आपको पता होगा, मजलिस जो है, जो ईरान की संसद है, उसने इस आशय का प्रस्ताव ऑलरेडी पास कर दिया है कि इसको बंद कर दिया जाए। और ईरान की जो नौसेना है उसने वहां पर पूरे एरिया के अंदर माइंस लगाना भी शुरू कर दिया है। और कल रात से, और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, यहां से कई दर्जन शिप्स जो जिनको वहां से गुजरना था वो वापस लौट गए। और वापस किस लिए लौट गए कि कोई भी अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता। और सारों में जिस तरह का सामान होता है, कच्चा तेल है, अगर कोई भी विस्फोट होता है तो आप समझ सकते हैं उसके फॉलोअर्स क्या हो सकते हैं। कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी, कोई भी कंटेनर शिप ओनर इस तरह का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं। तो जब आप देखिए 20% कच्चा तेल जहां से आता है वो रुक जाए, और रशिया के ऊपर तेल बेचने का पहले से प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा, तो आप सोचिए पूरी दुनिया की क्या स्थिति होगी, भारत की क्या स्थिति होगी। हम तो 80% तेल बाहर से आयात करते हैं, 80%। और जो रशिया से हमारा सस्ता तेल आता था, जिसको A1 और A2 सस्ता खरीद के महंगा बेचते थे यूरोप के बाजार में, वो सारे का सारा बंद ऑलरेडी करवा दिया है अमेरिका ने। अब जो स्थिति है वो बेसिकली क्या है कि आपने 3-4 दिन पिछले देखा होगा, लगातार कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सुबह 2% ब्रेंट क्रूड का प्राइस आज सुबह हाई था। जो कच्चा तेल लंबे समय से $65 से $67 पर बैरल था, वो अब 77 पे पहुंच चुका है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही ये हार्मूज की खाड़ी बंद होगी, ये 80, 90 और 100, इसको वहां तक पहुंचने में केवल 15 दिन का ही समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके फॉल आउट आप देख सकते हैं। एक तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने का मतलब समझ लीजिए क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की आग लग जाएगी, महंगाई बहुत जबरदस्त। और इस यहां से तेल कहां कहां पहुंचता है, भारत जैसे आपने चर्चा की, यूरोपियन यूनियन के पूरे 27 देश, चाइना और ब्रिटेन, इन सब के अंदर यहां से तेल की आपूर्ति होती है। खाड़ी का तेल आपको पता है पूरी दुनिया में खाड़ी जाने इसलिए जाता है, पूरा यूएई का पूरा एरिया ये सारा। तो बेसिकली क्या है कि पूरा जब विश्व व्यापार डिस्टर्ब होगा तो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ते ही मंदी की मार जिस तरीके से झेलती है, और भारत तो उसका सबसे वर्स्ट भुगतान होगा, सबसे खराब भुगतान होगा उसका। तो बेसिकली ईरान की संसद के इस फैसले के बाद अब जो वहां की सुरक्षा परिषद है, इसको जैसे हमारी सीसीएस होती है, वो हेडेड बाय खामनेई साहब, अगर उन्होंने इस पे मोहर लगा दी फैसले पे, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचना निश्चित है। और पूरी यूरोपियन यूनियन में इतनी जबरदस्त बेचैनी है इस समय कि तमाम G7 के देश और दूसरे देश वो अमेरिका को फोन करके कह रहे हैं कि आपने ये पंगा ले तो लिया, इसमें हमें क्यों मरवा दिया जाए, हम कहाँ जाए। तो वहां पे आपको पता है रशियन तेल की सप्लाई पहले से बंद है, और इधर की भी बंद होगी, तो वो जाएंगे कहाँ। और तेल में जो आग लगेगी, और भारत की तो जो स्थिति हो सकती है आप सोच सकते हैं। भारत का अभी तक जो व्यापार घाटा और सारी चीजें नियंत्रण में थी, उसका एकमात्र कारण ये था सस्ते तेल की आपूर्ति, और रशिया से भी हम लगातार तेल खरीद रहे थे। अब उसमें जो सारी स्थिति है, रुपए की कीमत का सोचिए क्या होगा। रुपए का आज में 17 पैसे आज में गिरावट हुई है,
रुपया 87 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस सारे मामले में न केवल इंडिया, पूरा यूरोप, ब्रिटेन, चाइना, बहुत सारे देश प्रभावित होंगे और अभी से हड़कंप की स्थिति है और सभी अपने अपने विकल्पों को चुन करके नई परिस्थितियां, क्योंकि ईरान ने अगर ये कर दिया तो वेस्ट के पास, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत संकरा रास्ता है और उसको इफेक्टिवली क्लोज कर सकता है। और एक चीज लेकिन सर, क्या अमेरिका अमेरिका ने पहले इस बारे में नहीं सोचा था कि अगर अमेरिका खुद भी जब उस पर डिपेंड है, वो तो ईरान के पास फिर वो एक बढ़त है, और अमेरिका क्या उसको नहीं समझ पा रहा था? नहीं, देखिए रामप्रकाश जी, ऐसी चीजें वो लोग समझते हैं जिनको राजनीति का कुछ पता हो, जिनको कूटनीति का पता हो, जिनको सामरिक नीति का पता हो, जिनको जियो पॉलिटिक्स का पता हो, जिनको जियो स्ट्रेटेजी का पता हो। आपको क्या लगता है ट्रम्प इनमें से किसी चीज की कोई स्पेलिंग जानते हैं? उनका कंप्लीट रिमोट इस समय नेतन्याहू के हाथ में है। जो एप्स्टीन फाइल है उसके चक्कर में उन्होंने कंप्लीट सरेंडर कर रखा है। अमेरिका में जो ट्रम्प का विरोध चल रहा है, आपने अगर पिछले 3 दिन में देखा हो, तो वो चली इस बात पे रहा है कि हमने वोट तो डाली थी रिपब्लिकन्स को, राष्ट्रपति बन गए नेतन्याहू। ये बिल्कुल ओपन है, वहां पर कोई किसी को राष्ट्रद्रोही नहीं कहता, माफ कीजिएगा। आप यहाँ कोई सवाल पूछ दे इस तरह के माहौल में, तो पूरी जो ट्रोल ब्रिगेड है वो आपका और मेरा क्या हाल करेगी, आप सोच सकते हैं। लेकिन अमेरिका में पिछले 3 दिन में जब से उन्होंने ईरान पर हमला किया जिस तरीके का, और ये पता होते हुए कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, अगर उनके पास परमाणु हथियार होते तो आपको क्या लगता है कोई देश उनके ऊपर हमला करने की सोच सकता था? आप उत्तर कोरिया पे हमला कर पाए? अमेरिका ने पूरी कोशिश की। जिसके पास भी परमाणु हथियार है उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। तो अमेरिका ने और ट्रंप ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, वो इजराइल के एजेंडे पे चल रहे हैं। और इजराइल का एक सूत्री एजेंडा है ईरान के सारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको निस्तारबूद करना। और जो आपने सवाल किया, मैं सारे दर्शक साथियों को बता दूं, 1972 के बाद ये पहला अवसर है कि जब हरमुज की खाड़ी को बंद करने की नौबत आई है। 53 साल का सबसे बड़ा संकट है। पूरा विश्व व्यापार जिस तरीके का संकट में आ जाएगा, कच्चे तेल की आपूर्ति संकट में आ जाएगी। और भारत का तो जो खाड़ी के साथ पूरे का पूरा व्यापार है, कच्चा तेल और ये नहीं, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स का व्यापार है, दूसरी तमाम चीजें हम उनको आपूर्ति करते हैं, साथ कंप्लीट व्यापार स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। और आपको पता है खाड़ी के देशों के अंदर हमारे लाखों भारतीय भी काम करते हैं। इसी एरिया के अंदर हमारी नौसेना लगातार रह करके गश्त करती है। लेकिन ईरान को जिस तरीके से यू हैव प्रेस्ड देम बिटवीन द वॉल एंड द रेविन, उसका ये परिणाम है कि ट्रंप जैसा जो अनाड़ी व्यक्ति है जिसको समझ नहीं थी, उसने ये हैफाजार्डिक डिसीजन ले तो लिया। और तमाम अमेरिका इस चीज के खिलाफ था, लोग उनको चेतावनी दे रहे थे, सुरक्षा एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे। वो बता रहे थे उनको कि उनके पास परमाणु हथियारों जैसी कोई चीज नहीं है। कमाल देखिए, ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, खुद एनपीटी का सिग्नेटरी है। वो उन्होंने वायदा किया पूरी दुनिया के सामने हस्ताक्षर करके कि हम परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। उसके बावजूद उन पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल, जिसके पास चोरी के परमाणु हथियार है। सोचिए, उन्होंने कभी भी ना तो एनपीटी पे साइन किए और ना कभी जो अपनी फैसिलिटीज है न्यूक्लियर, उनको कभी भी आईएईए के सामने इंस्पेक्शन के लिए ओपन किया। और एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1960 के दशक में, आपको याद होगा, कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने जब इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो वो किस गति को प्राप्त हुए थे वो भी आपको ध्यान होगा। उसके आज तक पूरी दुनिया को सच्चाई नहीं मिली कि जॉन एफ कैनेडी साहब को गोली कैसे मिली, कोई उसमें पकड़ा नहीं गया, कुछ नहीं गया। तो ये रामप्रकाश जी जो ट्रंप ने जो किया है, ये केवल इजराइल ने रिमोट दबाया। ट्रंप तो बेसिकली एक मोहरा बन गए हैं अपनी फॉल्ट लाइन्स के कारण, और पूरे अमेरिका में उनको डेविल प्रेसिडेंट कहा जा रहा है। इम्पीच ट्रंप, और तमाम दुनिया भर के जो है अमेरिका के अंदर उनका विरोध प्रदर्शन, और जो ईरान पर उन्होंने हमला किया है उसको लेकर के पूरी दुनिया में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपने तमाम पिक्चर्स देखी होंगी, तमाम खबरें देखी होंगी। तो आप सोच लीजिए कि एक अनाड़ीपन के फैसले ने किस तरीके से पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर दिया, एनर्जी सिक्योरिटी को लाके खड़ा कर दिया, और पूरी दुनिया को मंदी की तरफ धकेल दिया विदाउट एनी सॉलिड रीजन और जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर। इसको कहते हैं अनाड़ी किस्म के शासन। सर, G7 देशों का आपने जिक्र किया। G7 देशों ने मान लीजिए ट्रंप की गर्दन पकड़ ली है कि भाई हमको मुसीबत में तुमने क्यों डाला। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप धमकी दे रहे हैं ईरान को, ईरान झुकने के लिए कहीं तैयार नहीं है, वो साफ कह चुका है। ईरान ने बोला है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। ईरान का कहना यह है। इसी के साथ साथ उसने आज इजराइल पे जिस तरीके से बमबारी की है वो साफ दिखा रहा है कि ईरान झुकने नहीं जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब मुश्किलें किसकी दिख रही हैं? मुश्किल में कौन दिख रहा है? ईरान या इजराइल, अमेरिका, या फिर इन सबको किनारे करके दुनिया के बाकी देशों की मुश्किल ज्यादा बढ़ती जा रही है? रामप्रकाश जी, जब दो देश युद्ध करते हैं तो उन दोनों का संकट में होना तो स्वाभाविक है। लेकिन उन दोनों देशों के जो क्षेत्रीय चीज थी
उसकी रेमिफिकेशंस इंटरनेशनल बनाने का काम ट्रंप ने किया। और ट्रंप का कोई भी काम हैफेजार्ड नहीं होता। लोग उनको ना समझ और मूर्ख कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान है, मैं जिस दिन से उन्होंने इनॉग्रेशन सेकंड टर्म का हुआ, मैं उस दिन से आपको एक बात कह रहा हूँ कि वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी, बहुत शातिर खिलाड़ी। बेशक उनका रिमोट उधर है, लेकिन वो खेल करते हैं सारा पूंजीपतियों के इशारे। ट्रेड वार को लेकर के उसने दुनिया के साथ पूरा क्या किया आप देखिएगा। ये सारा खेल ट्रंप का और ट्रंप के मित्रों के मुनाफे का खेल। दुनिया जहां भी संकट में फंसेगी, उद्योगपति को कभी नुकसान नहीं होता, उसको तो मुनाफा ही मुनाफा है। ट्रेड वार के दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से मर्क्यूरियली उन्होंने सारे का सारा उस पर 40%, उस पर 45%, और जैसे ही उसको सस्पेंड करना था उस दिन सुबह मार्केट खुलने से 10 मिनट पहले ट्वीट कर दिया, और उसके बाद उसी दिन में, एक दिन में उन शेयरों का मार्केट क्या पहुंच गया। तो ट्रंप जो भी चीज करते हैं, ये ठीक है कि उनकी मजबूरी है इसराइल का साथ देना, इसराइल उनका हमराज है, इनकी सारी कमजोर जितने भी दस्तावेज है, जो इनकी सेंसिटिव चीजें हैं, वो प्रीवी है इसराइल इनको ब्लैकमेल करता है, और नेतन्याहू तो खासतौर पर इस काम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो उनकी नासमझी और नकारापन है ट्रंप का, वो भी सामने दिखता है कि दो देशों का जो संघर्ष आपस का था और एक बहुत छोटे से क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था, उसके परिणाम अब पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा उसमें देखिए ना, 27 देश तो यूरोपियन यूनियन के, ब्रिटेन, भारत है। चाइना तो चलो अपना और जुगाड़ कर लेगा, यहां से नहीं लेगा तो रशिया से बढ़ा लेगा सप्लाई। बाकी देश तो रशिया से खरीद भी नहीं सकते क्योंकि उसमें अमेरिकन प्रतिबंध है। अब पता ये भी लग रहा है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में चाइना के विदेश मंत्री से संपर्क में है कि आपकी दोस्ती है, जरा बचाइए हमको इनको। तो ये सारी चीजें बेसिकली पूरी दुनिया में हड़कंप है, और घुटनों पे अमेरिका भी आएगा। अगर ये जो हरमुज की खाड़ी अगर मान लीजिए 2-3 महीने बंद रहते हैं, तो आपको क्या लगता है तेल के दाम कहाँ होंगे? $100 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और $100 पहुंचने का मतलब आप सोचिए, पूरे जो रीजन है यूरोपियन यूनियन से लेकर के सारा, उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी प्लस जो उनका व्यापार घाटा और सारी चीजें, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। और दुनिया के अंदर मंदी की मार जो जो मैन मेड है, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं, ये मैन मेड, ये कोई महामारी नहीं, ये केवल अनाड़ीपन और नासमझी का परिणाम है जो ट्रंप ने किया, नाहक किया, बिना किसी कारण के किया, बिना किसी लॉजिक के। भारत की मुश्किल कितनी बढ़ेगी सर? रामप्रकाश जी, भारत की तो कल्पना ही कर सकते हैं आप। देखिए, हम तो अपने जो भी हमारा तेल जरूरत है उसका 80% आयात करते हैं, 80%, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ से आता है हमारा, सारा खाड़ी से, तमाम सऊदी अरब से, ईरान से, कुवैत से, सारे देशों से, कतर से। तो ये बेसिकली क्या है कि जब $77 जब पहुंच गया है, तो हमारा जो बजट घाटे की स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। 65-67 जब था, $65 से $67 पर बैरल, उस समय हम काफी कंट्रोल में थे बजट। अच्छा, हमें सस्ता तेल रशिया से भी मिल गया। ये अलग बात है कि A1 और A2 ने वो खरीद के वो सारे का सारा यूरोप को एक्सपोर्ट कर दिया, और भारत की जनता को एक नए पैसे का लाभ नहीं हुआ। उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का जो भी खेल किया वो किया, लेकिन भारत के ऊपर असर देखिए ना। भारत को एक तो तेल महंगा मिलेगा, प्लस हमारे रुपए की कीमत कितनी गिरेगी। आज में 17 पैसा गिरा है, 87 रुपए की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, 87 रुपए पर डॉलर के हिसाब से। आज का जो रेट है डॉलर का वो 86 पॉइंट समथिंग है, 86.73 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज का रेट ये है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, रुपया गिरता जाएगा, और पूरी की पूरा जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है उसको देखिए आप क्या है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल होगा, उसका हमारे फिस्कल टारगेट्स मिस हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन घट जाएगा। तो भारत का तो पूरे का दूसरा, गल्फ के साथ पूरे का पूरा व्यापार हमारा ठप होकर रह जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, ये उनका एक पॉलिसी डिसीजन है। ईरान जो युद्ध में फंसा हुआ है, अगर ये काम 3-4 महीने चला तो भारत का व्यापार घाटा कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी $136 बिलियन है, आप सोच सकते हैं ये कहां पहुंच गए। तो भारत के लिए तो सबसे खतरनाक स्थिति है ये। और ऐसी सूरत में, जबकि ईरान हमारा दोस्त होता है, हर दुख सुख में वो सदा हमारा 94 से साथी रहा है। उन्होंने हमें उधार तक में तेल दिया, उन्हें कश्मीर के मामले में जो पाकिस्तान ने खेल किया था मुस्लिम उन कंट्रीज के, उसमें उसने हमें बचाया। हर चीज में वो हमारे साथ रहा। लेकिन आप देख लीजिए, कल ईरान के राष्ट्रपति से बात हुई इतनी लंबी, लेकिन ईरान के ऊपर हमले का मोदी जी ने वो नहीं किया, ट्वीट करके छोड़ दिया कि हमने उस पर स्टेटस को और वो सारी चीजों पर बात की, एस्केलेशन को घटाने पे बात की, शांति पे बात की। ईरान ने तो शांति डिस्टर्ब नहीं की, शांति तो डिस्टर्ब की इसराइल ने, शांति तो डिस्टर्ब की अमेरिका ने। और भारत की देखिए कि भारत आज तक उसकी निंदा भी नहीं कर पाया, उसका विरोध भी नहीं कर पाया। और एक और कमाल देखिए, पाकिस्तान जैसा टॉमी देश, जो अमेरिका का टॉमी जिसको आप कह सकते हैं, उसने भी अमेरिका के हमले की ईरान पर निंदा की।
भारत का किसी एक शब्द किसी सत्तारूढ़ दल ने कहा हो तो मुझे बता दीजिए। ये आपकी विदेश नीति आज रुक के खड़ी होगी। किन कारणों पे है वो सारा देश जानता है। लेकिन ये परिस्थितियां अगर कंटिन्यू रहती हैं, क्योंकि युद्ध में जाहिर सी बात है कि ईरान झुकने नहीं जा रहा है। अगर ईरान झुकने नहीं जा रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है, ट्रंप ने जैसा कहा था, फिर यूएनएससी की बैठक में जिस तरीके से राजदूत ने कहा कि अगर वो जवाब देते हैं तो फिर परिणाम और भयानक होगा, और ज्यादा विनाशकारी हमले उनको भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में अमेरिकी स्टैंड को आप कहाँ देख रहे हैं? अमेरिका भले ही विरोध के बावजूद ट्रंप जिस तरीके से डटे हुए हैं, उस स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, राम प्रकाश जी, ट्रंप का कोई स्टैंड ही नहीं है। ट्रंप को कोई समझ ही नहीं है बेसिकली। उसकी तो कमजोर नस इजराइल के पास है। इजराइल जैसे हाँकता है वो हाँके जा रहे हैं। और पूरे देश, जो अमेरिका जैसे देश के अंदर सबसे बड़ा विरोध राम प्रकाश जी है इसी बात का कि आपने अमेरिका जैसे देश की सॉवरेनिटी, डिसीजन टेकिंग, वो सारी की सारी नेतन्याहू जैसे आतंकवादी को सौंप दी। वो जैसा चाहते हैं वो कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा पिछले सोमवार को जो इजराइल का रक्षा मंत्री है उसने ये कहा कि वीरवार या शुक्रवार की रात को इतना बड़ा होने वाला है, अमेरिका इतना बड़ा करेगा कि जो इस युद्ध में अब तक नहीं हुआ। तो वो पहले तारीख बताया। और आपने क्या देखा, वीरवार शुक्रवार को नहीं, मंडे मॉर्निंग में ट्रंप ने क्या कहा कि 2 हफ्ते का समय अभी हम विचार करेंगे। तो पूरी दुनिया को एक तरीके से कंफ्यूज करने का खेल। ईरान थोड़ा रिलेक्टेंट रहे, जल्दबाजी ना करे, इसलिए शांति। और जैसे ही मौका आया, विद इन 48 आवर्स ऑफ हिज ओन स्टेटमेंट, सुबह 4:30 बजे कल आपने देखा किस तरीके का हमला किया। तो ट्रंप तो बेसिकली उनका रिमोट कंप्लीटली नेतन्याहू के पास है। और वो जैसे चाहे, उनकी सरकार देखिए पहले बता रही कि वीरवार या शुक्रवार को होगा, और ट्रंप शुक्रवार को ऑन रिकॉर्ड व्हाइट हाउस में ये कह रहे हैं कोर्ट एंड कोर्ट कि 2 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे ईरान के मामले में। और 48 घंटे के अंदर उनके बम वर्षक वहां पहुंच के जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो समझ लीजिए मतलब क्या है कि इजराइल बहुत भीषण संकट में फंसा हुआ था। और उसका अस्तित्व बचाने के लिए ट्रंप मैदान में कूद गए। ना तो अपने देश का पॉपुलर सेंटीमेंट देखा, ना उन्होंने रिपब्लिक की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी अमेरिका में क्या रहेगी, उसके क्या दुनिया के लिए फॉल आउट होंगे, यूरोपियन यूनियन के लिए क्या फॉल आउट होंगे, एनर्जी सिक्योरिटी जो दुनिया की उसके लिए क्या फॉल आउट होंगे। नेतन्याहू ने कहा, इन्होंने अपने जहाज उड़ा दिए। ये जो स्थिति है, इस तरह का जो व्यक्ति अस्थिर जिसको आप कहते हैं, जिसका चित्त स्थिर ना हो, वो कोई भी फैसला कर सकता है। और आपने देखा अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है सांसदों का, वो इस बात पर चिंता वो कर रहा है कि संसद के अंदर एक बिल बढ़ाया जाए कि राष्ट्रपति को इस तरीके के यूनिलेटरल फैसले, एक तरफा फैसले लेने से रोका जाए किसी दूसरे देश पे हमला करने का। देखिए अमेरिका के संविधान में ये बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी दूसरे देश पर हमला करना है या कोई इस तरह का फैसला, उसका अधिकार कांग्रेस को है। और अमेरिका के तमाम सीनेटर्स इस बात को लगातार उठा रहे हैं 13 तारीख से लेकर अब तक। लेकिन ट्रंप ने वही किया, पार्लियामेंट में नहीं गए, कहीं कांग्रेस से नहीं पूछा, और सीधा जाके यूनिलेटरल साइन कर दिया ऑर्डर, एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के लिए। तो ये अपने आप में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक खास तरीके का अधिनायकवाद है जिसको ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं अपनी तमाम फॉल्ट लाइन्स के कारण। उनकी क्या क्या फॉल्ट लाइन्स है ये दुनिया से छुपे नहीं। एप्स्टीन फाइल में जिस तरह का उनका रोल है, वो तो मस्क ने बता दिया था पूरी दुनिया को कि ट्रंप किस तरह के आदमी है। चुनाव जीतने के बावजूद, शपथ लेने से 1 हफ्ता पहले आपको ध्यान होगा, अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। और किस मामले में किया वो भी सारी दुनिया को पता है। तो इस तरीके का चरित्रहीन व्यक्ति अगर दुनिया की सबसे ताकतवर पोस्ट पे बैठेगा तो उसका फॉल आउट यही होगा जो पूरी दुनिया देख रही है। और अमेरिका को भी अब समझ में आ रहा है कि कल तक जो आदमी अमेरिका फर्स्ट कह रहा था, आज उसके लिए इजराइल फर्स्ट हो गया है। देख लीजिए आप, अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने की बात कर रहा था, अब मेक ईरान ग्रेट अगेन करने की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि वहां रिजीम चेंज होता है तो उसको, ईरान को दोबारा ग्रेट बनने में सहायता होगी। तो आपने अपना तो ग्रेट बना लिया, अब उनकी कमी है जो आप दूरी करेंगे। ट्रंप ने बेसिकली पूरी की पूरी अमेरिका की विदेश नीति, पूरी की पूरी सॉवरेनिटी ईरान पर हमला करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि वो उसने इजराइल को, नेतन्याहू को गिरवी रख दी है अपनी गलतियों के साथ। बिल्कुल। अब एक चीज और है सर, जो परिस्थिति बन रही है, जिस तरीके से तमाम देश ईरान के पीछे लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं मिडिल ईस्ट के, और साथ में उधर इजराइल के पास अभी केवल अमेरिका ही खड़ा दिख रहा है। ऐसे में ये जो परिस्थिति है, क्या, क्योंकि बाकी देश जो लामबंद तो हो रहे हैं लेकिन सीधी एंट्री नहीं हो रही है किसी की, यमन को अगर हम छोड़ दें तो अमेरिका सीधे एंटर कर रहा है। ये अमेरिका को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है, क्योंकि बाकी देश साथ तो खड़े हैं ईरान के लेकिन सीधी एंट्री नहीं कोई कर रहा है।
नहीं राम प्रकाश जी, अमेरिका का तो इसमें कुछ रोल बनता नहीं था। देखिए चाइना भी मदद कर रहा है ईरान की, लेकिन पर्दे के पीछे से कर रहा है। तमाम देश एक दूसरे के मित्र राष्ट्र होते, सारे मदद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने बिना कारण के वहां करके, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूतों के, जो काम उसने इराक के साथ किया था कभी, कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई सबूत नहीं दिया था, और अच्छे भले इराक देश को तहस नहस कर दिया कि उनके पास रासायनिक हथियार है, जैविक हथियार है। यही काम एग्जैक्टली आप देखेंगे ईरान के साथ किया जा रहा है। और उस समय आपको ध्यान होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी संसद में कि हमारे पास सबूत नहीं थे, हमसे गलती हुई। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ना तो गलती मानेगा, ना कोई सबूत देगा। उनसे कोई पूछे तो सही कि आपने क्या हमला किया, क्यों किया। और पूरी दुनिया की व्यवस्था जो थी, उस ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको किसने दिया। लेकिन उनकी मजबूरी वो जानते हैं, पूरी दुनिया आप समझ रही है कि नेतन्याहू और इजराइल किस तरीके से ना केवल ट्रंप को, उनके पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनकी जो पूरी लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो जो यहूदियों की जो लॉबी है अमेरिका में, वो पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ही हाईजैक कर चुकी है। और जो वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, वैसा ही अमेरिका लगातार कर रहा है। दे आर डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ नेतन्याहू एंड इजराइल। ये जो स्थिति है, ये पहले कभी इस तरीके, अमेरिका देखिए सदा से इजराइल की मदद करता है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन 1979 तब से यह विवाद उनका लगातार चल रहा है, अमेरिका का ईरान के साथ इसी मसले पर। लेकिन कभी अमेरिका ने हमला डायरेक्ट नहीं किया। उसका कारण ये था कि वो सारे जो भी राष्ट्रपति रहे, उनको ये समझ थी। लेकिन ट्रंप ने, आपने पिछली टर्म में देखा होगा, 2015 का जो ईरान के साथ समझौता था, उसको ट्रंप ने यूनिलेटरली तोड़ा। उसके बाद जबरदस्ती उनसे बातचीत करने की कोशिश की। अभी 15 तारीख को, 15 जून को उनके साथ बातचीत होनी थी, आपको भी पता है इस बात का, जो परमाणु वाले मसले को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को। और 13 तारीख को इसराइल ने हमला कर दिया। और रूस के राष्ट्रपति ने 2 टूक कहा और रिकॉर्ड कहा पुतिन के साथ। इसराइल ने, ईरान ने कुछ नहीं किया। ये ट्रंप ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, जो चलती हुई बातचीत को तोड़ के इसराइल से हमला करवाया और वार्ताकारों को टारगेट करके उनकी हत्या करवाई। जो ईरान की तरफ से परमाणु बातचीत में लेके वार्ताकार थे, तमाम जो ईरान की टॉप लीडरशिप थी, आर्मी की, इंटेलिजेंस की लीडरशिप थी, परमाणु वैज्ञानिक थे, सबके ऊपर पॉइंटेड हमले कराए, टारगेटेड हमले कराए। और उस बातचीत को तोड़ने का काम ईरान ने नहीं किया, अमेरिका ने किया और इसराइल के जरिए किया। ये पुतिन ने साफ साफ कहा है। तो इसके अलावा तो आपको कोई सबूत बचता नहीं है। और अमेरिका ने इसका अभी तक खंडन नहीं किया है, इतने बड़े नेता के कहने के बावजूद। अमेरिका हैज नॉट केम क्लियर ऑन दिस। तो साफ साफ दिखता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर के सारा खेल कर रहे हैं, और उसका दंड सारी दुनिया भुगतेगी। उनके तमाम मित्र राष्ट्र भुगतेंगे, जिसमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और तमाम देश, और G7 के भी तमाम लोग उसके अंदर ही। वो सारे प्रभावित होंगे, सबकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, सबकी महंगाई होगी, सबके यहाँ मंदी आएगी, और तमाम चीजें ऐसी होंगी जो एक व्यापार क्राइसिस की स्थिति ट्रंप के इस फैसले से कर देगी। ये स्थिति तो बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन सर भारत अभी भी खामोश है। एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भारत की खामोशी पर। भारत तो किस मसले पे बोलता है? इस मसले पे पिछले दिनों आपने देखा, जब ये युद्ध शुरू हो रहा था, तो 2 लाइन का एक विदेश नीति दिखाई थी मैंने आपको, ये जो आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, कि स्पोक टू इरानियन फॉरेन मिनिस्टर एंड गॉट ए कॉल फ्रॉम इजरायली फॉरेन मिनिस्टर। कल प्रधानमंत्री जी से बात हुई ईरान के राष्ट्रपति की, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया? एक बार भी भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर के कोई सब्सटेंशियल चीज बोली है? अभी तक ईरान इजराइल पे कोई सब्सटेंशियल चीज बोली है? सबको युद्ध और बुद्ध का प्रस्ताव पढ़ाते थे ईरान। अब इसमें क्या नाम, जो आपका रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष हुआ, तो मोदी जी ने वहां क्या कहा था कि युद्ध काल नहीं है, ये बुद्ध काल है। और यहाँ तो ये ज्ञान भी नहीं दे पाए। तो कुल मिलाकर के जो जयशंकर ने एक बात की थी, आपको याद हो, अपने यूरोप के अंदर जब भारत ऑपरेशन सिंदूर और वो सारी चीजें चल रही थी, कि भारत को प्रीचर नहीं चाहिए, भारत को पार्टनर चाहिए। तो आज की तारीख में भारत की भूमिका पूरी दुनिया को प्रीचर करने की है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो जयशंकर औरों को मना करते हैं, मोदी ठीक वही लाइन ट्रो करते हैं। और भारत की जो विदेश नीति थी, इससे कमजोर, इससे ढुलमुल, इससे मतलब आपका ये यूजलेस विदेश नीति कभी नहीं रही। पूरे पड़ोस में देख लीजिए, पूरे एशियान में देख लीजिए, कहीं आप आंख उठा के देख लीजिए। और इसलिए मैं आपको कहा करता कि विदेश नीति एक गंभीर सब्जेक्ट है, ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स नहीं है। उसके फॉल आउट आज 11 साल के बाद पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आज ना 3 में है ना 13 में है। उसको यही नहीं पता वो क्या करना चाहता है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखता कुछ है, समझता कुछ है, और कुछ भी नहीं है सामने, ये बिल्कुल स्पष्ट है।
बिल्कुल, अब ये परिस्थितियां ज्यादा भयानक हो चुकी हैं। ट्रंप का विरोध अमेरिका में भी खूब हो रहा है, लेकिन इस बीच में जो जलडमरू मुद्दे बंद करने की बात हो गई है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा रहा है। भारत की चिंता भी बढ़ रही है। इसके बावजूद भी भारत खामोश है। इस चीज को लेकर के सवाल उठ रहा है। देखा जाए कि ये चुप्पी कब टूटती है, और साथ में इन हालातों पर दुनिया का दबाव कब बढ़ता है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका इजराइल जो है वो झुकते हैं या ईरान झुकता है। ये परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं उस तरफ अब भय जो वो बद से बदतर होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि ये दो देशों के युद्ध से ज्यादा अब ये क्षेत्रीय युद्ध बनता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।